नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम ई वेस्ट के खतरे के बारे में जानेंगे। और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अभी रिसेंटली एक जो है आर्टिकल हिंदू में छपा है, जिसमें कि ई वेस्ट से रिलेटेड बच्चों को क्या क्या प्रभाव है, जो खतरा हो रहा है, जिससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और क्योंकि ये जब इस तरह का आर्टिकल अखबार में आ जाता है तो आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये जो आपका आर्टिकल है ये एनवायरनमेंट के एक सेक्शन से बिलोंग करता है। तो वो किस सेक्शन से बिलोंग करता है, तो उसमें भारत की क्या प्रक्रिया है, ई वेस्ट क्या होता है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ई वेस्ट के लिए काम किए गए हैं, उसके अलावा इसको ठीक करने की क्या तरीके हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और अंत में हम हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ई वेस्ट का खतरा, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ई वेस्ट है क्या चीज़। ठीक है, और आप ये देख पा रहे होंगे ये जो कचरा पड़ा हुआ है ना, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पे होता है? आपके मोबाइल्स में, आपके टैबलेट में, लैपटॉप में, ये सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर जब वो ख़राब हो जाते हैं और हम उनको डिस्पोज कर देते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, तब उसके बाद उसका जो कुछ ऐसे उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इस तरह के उसमें पार्ट होते हैं जो आपको क्या है कि वो प्रॉपरली जिनको ख़त्म होना ज़रूरी है, अगर वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हुए तो फिर क्या है कि वो एक कचरे की तरह काम दिखते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले क्या है न्यूज़। तो न्यूज़ तक जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में बता दूं, जिसकी फ़ीस 30,500 है। लेकिन अगर आप ओम लाइव कोड यूज़ करते हैं, मेरा कोड अगर आपने यूज़ किया तो 18,999 उसकी फ़ीस हो जाती है। और ये बैच कल 14 फरवरी से शुरू होने वाला है, वो भी शाम को 6 बजे। तो अगर किसी ने अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिया और वो सोच रहा है तो अभी जल्द से जल्द ओम लाइव कोड का यूज़ करके इसमें एडमिशन ले ले। चलिए देखिए समाचार क्या है, न्यूज़ क्या है बेसिकली। तो न्यूज़ है कि आपके द्वारा पैदा किया गया ई वेस्ट किस तरह से गरीब बच्चों की जो ज़िंदगी है उसमें खतरा डाल रहा है। ठीक है, गरीब बच्चों की ज़िंदगी कैसे? तो देखिए, जो भी आपके क्या होते हैं कि फेंक दिए गए जो आपके लैपटॉप वगैरह हैं, ठीक है, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको क्या है कि बीनने का काम किया जाता है। और आप देख रहे हैं भारत में कौन करता है ये काम? जो छोटे बच्चे, गरीब बच्चे हैं जो, वो ये काम अक्सर आपको करते हुए दिखेंगे कि ये पार्ट्स हैं जो उनको उठा रहे हैं, बीन रहे होते हैं वो। ठीक है, तो वही है यहाँ पर कि फेंके गए लैपटॉप और स्मार्टफोन की जो कीमती धातुएं होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कीमती धातुएं हैं उनको क्या है कि बच्चे हैं जो वो बीनने का काम करते हैं। और वो आपके लिए क्या है कि एक खतरनाक साबित हो जाता है ये वेस्ट, क्योंकि इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया गया, इसलिए ये वहां पर मौजूद है। ठीक, तो आप ये देख पा रहे हैं फोटो में, देखिए ये है ना, बच्चे इसमें देखिए एंगेज्ड हैं इन सब कामों में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको ई वेस्ट के बारे में बताऊं तो ई वेस्ट उत्पाद या छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जीवन समाप्त होने के बाद, ठीक है, उनके कुछ घटक होते हैं और उपभोग्य वस्तुएं और पुर्जे कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और आपके द्वारा जो फेंकी गई सामग्री है उसका अगर उचित निपटान, जो मैं उचित निपटान बार बार बोल रहा हूं, वो क्या है उचित निपटान? उचित निपटान का मतलब हुआ कि साइंटिफिक तरीके से इसको खत्म करना जरूरी है। क्या है वो साइंटिफिक तरीका? एसिड की मदद से उसको खत्म किया जाना जरूरी है। और उसको क्या है कि ई वेस्ट वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग होने पर सुरक्षित रहता है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीका, साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए इसका। और ये जो एसिड है, ये एसिड अगर ह्यूमन के, इंसान के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो अगर ये एसिड उनके संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है, उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो वो उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसका क्या है ध्यान नहीं जाता। और हम भी मतलब इसमें एक अनअवेयरनेस है ना, वो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। लोगों को क्या है, पता नहीं है कि किस तरह से करना है, ठीक है, कहाँ पर इसको फेंकना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए ये एक तरह से खतरे की तरह देखा जाता है। ठीक है, देखिए ये प्रोसेस भी इसमें दिखाया गया है कि प्रोडक्शन हुआ, फिर यूज हुआ और फिर उसको डिस्कार्ड किया गया। ठीक है, तो इसको प्रॉपर है ना, फिर ई वेस्ट की रिसाइकलिंग होती है, इकट्ठा किया जाता है, फिर प्रोसेस होता है और फिर वापस से उसको रिकवर करके फिर से पूरी साइकिल है जो वो शुरू हो जाती है। ठीक,
तो ये एक तरीका है, बस साधारण भाषा में आप ये मान लीजिए कि ई वेस्ट मतलब जो भी उपकरण बने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उन उपकरणों को जब फेंक दिया गया तो उसके जो जरूरी पुर्जे हैं उनको निकाला गया और उनको तरीके से रिसाइकिल करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें क्या है, वो एक साइंटिफिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें कि एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए भारत में ई वेस्ट की क्या स्थिति है। भारत में अगर ई वेस्ट की स्थिति करेंगे तो देखिए 2014 में एक ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर करने की रिपोर्ट आई थी, जिसने बताया कि भारत में लगभग 17 लाख टन ई वेस्ट मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 3 देशों, याद रखिएगा इन तीनों के नाम, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, यहां पर सबसे ज्यादा ई वेस्ट मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये देखिए मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, ये 3 हैं भारत के अंदर जहां सबसे ज्यादा मिलता है। अगर हम ई वेस्ट के नियमों की बात करें तो इस नियमों में कुछ प्रावधान है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनका उत्पादन कर रही है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, मतलब मैं यहां पर बस ये बता रहा हूं कि आपने एक शब्द सुना होगा कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है ना, मतलब कि जो करेगा, जो पॉल्यूशन करेगा वही उसको खत्म करेगा, ये चीज आपने सुनी हो। तो वही वैसा ही कुछ ई वेस्ट के मामले में निर्माता भुगतान जिम्मेदारी, मतलब कि जिसने उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का निर्माण किया है उसकी ही जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब भाई ट्रैक तो करेगा नहीं कि ये मेरे द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है तो इसको मैं ट्रैक करूं कि कहां जा रहा है और फिर फाइनली मैं ही इसको खत्म करूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका तरीका क्या होता है कि वो एक क्वांटिटी है, जो मात्रा है उसको देख लिया जाता है कि कितना हमने प्रोड्यूस किया है और उतना ही हम क्या है डिस्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि मतलब टोटल वॉल्यूम है, जो टोटल जो मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए, वो वाला सेम पार्ट जरूरी नहीं, वो तो ऑब्वियसली आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि वो ट्रैक नहीं किया जा सकता उस चीज को। ठीक है, उसके अलावा अगर भारत में पहले ई वेस्ट क्लिनिक की बात की जाए कि ये कहां पर है, तो पहला है जो, तो पहली और आखिरी चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो कहाँ है भाई, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित है। ठीक, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, यहाँ पर सबसे ज्यादा ई वेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये तो रहा ई वेस्ट के बारे में भारत में क्या है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की बात करते हैं, तो जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बात करते हैं तो वहां पर एक बेसल कन्वेंशन है, बेसल सम्मेलन है जो 1992 वाला, वो सामने आ जाता है। सबसे पहले वैसे जब शुरुआत हुई थी मूल रूप से तो ई वेस्ट इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन फिर जब 2006 आया तो ई वेस्ट से संबंधित जो मुद्दे थे वो इसमें शामिल कर लिए गए। ठीक है, और नैरोबी घोषणा जब हुई उसको खतरनाक कचरे की सीमा पार गतिविधि के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन के कोप 9 में अपनाया गया। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये पहले शुरू में इसमें शामिल नहीं किया गया था, मतलब इसकी क्या जरूरत नहीं समझ पाए थे कि इतना इंपॉर्टेंट है क्या इसको खत्म करना, इतना जरूरी है क्या। लेकिन फिर बाद में जैसे धीमे धीमे समय बढ़ा तो पता चला कि इसमें तो बड़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से इसको भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन के लिए अभिनव समाधान तैयार करना। ठीक है, तो मतलब एनवायरनमेंट है जो आपका, उसकी दृष्टि से क्या तरीका होना चाहिए कि जिससे इसका समाधान मिल पाए। ठीक है, इससे किस तरह से एनवायरनमेंट पे ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए भी घातक है, लोगों के लिए भी घातक है, लोगों की हेल्थ के लिए भी घातक है। ठीक है, तो उस पार्ट का इसमें ध्यान रखते हुए कहा गया। बेसिकली अगर बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर पढ़िए आप, बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट है जो, उसका जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, मतलब कि एक सीमा से दूसरी सीमा में जब ये पार करेगा ये वेस्ट, तो उसकी प्रॉपर क्या है कि इसमें कंट्रोल होना चाहिए, पता होना चाहिए पहले जहां पे भी आप, जहां जा रहा है ये कचरा, तो वहां, क्योंकि विकसित देशों ने क्या किया है, विकसित देशों ने इस चीज को पहले समझ लिया, तो उन्होंने कई बार ये चीज देखी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं आप, ठीक है, या विकासशील देश है जो, उनमें क्या है, उनमें ये लोग कचरा भेज देते थे, है ना, वहां पर जाके डंप कर दिया। ठीक है, तो वहां उसकी अभी इतनी पता नहीं है, मतलब उसके बारे में प्रॉब्लम्स हैं जो उसके बारे में अनअवेयरनेस है। ठीक है, तो इस चीज पर क्या है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो इस तरह का हजार्डस मतलब खतरनाक वेस्ट है जिससे कि खतरा हो सकता है, वो अगर इस तरह से उधर जा रहा है तो उसके बारे में ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट मतलब पता होना चाहिए, कंट्रोल, है ना।
ठीक है, तो ये तो रहा अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बारे में। ठीक, चलिए भारत में ई वेस्ट की चुनौतियों को देखते हैं। ठीक है, देखिए लोगों की कम भागीदारी, ठीक है, श्रम की भागीदारी, उसके बाद जो रूल्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं है, विधान है जो अप्रभावी है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन वाला जो पार्ट है उसमें कमी है। ठीक है, और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी खतरे। ठीक, तो ये जो है ये कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, देखिए इस फोटो में भी आप देख पा रहे हैं, और इस फोटो में आप ये बात समझ पा रहे हैं कि ई वेस्ट क्या है। देखिए पूरा समझाया गया प्रोसेस। ई वेस्ट क्या है? ऐसा कोई कचरा, एनी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट विच इज डिस्कार्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऐसा प्रोडक्ट जो आपने त्याग दिया है वो ई वेस्ट हो गया। इश्यू क्या है भाई? इश्यू ये है कि भारत में हर साल ई वेस्ट है जो 4 से 5% की दर से बढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है जो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा रहा उस लेवल पर, तो एक गैप क्रिएट हो गया है बीच में। ठीक है, ये गैप प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा क्या किया जाना चाहिए भाई? साइंटिफिक तरीके से इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, प्रॉपर इसका डिस्पोजल होना चाहिए, और जिस पार्ट को हमें रिसाइकिल करना है उसके लिए रिसाइकिल करने के लिए यूनिट बढ़ानी चाहिए। अभी 148 यूनिट है भारत में, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर, मतलब कि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, तरीका होना चाहिए इसका। और जैसा कि आपने चुनौतियों में देखा, तो लोगों की जो कम भागीदारी है, मतलब हम लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कचरे को साधारण कचरा समझ के एक जगह पे फेंकते हैं, फिर बाद में क्या है, उसको वहां से बीना जाता है। तो इसकी प्रॉपर जो गाइडलाइन है, जो इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है, वो अगर सबके पास होगा, सबको पता होगी, अवेयरनेस होगी इतनी, तो क्या है कि इसको उस तरीके से डायरेक्टली नहीं फेंका जाएगा कि लास्ट में कचरे के ढेर से बीनना पड़े। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर जो है तरीका होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। उसके अलावा जो नियम है, अप्रभावी विधान मतलब नियम है, तो देखो नियम तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने देखे और भारत में भी नियम बने हुए हैं, लेकिन उसके कार्यान्वयन मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा लचर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है, तो वो पार्ट में काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी खतरे तो हैं ही, ये तो मेन चुनौती है कि स्वास्थ्य संबंधी, भाई बच्चों का स्वास्थ्य सीधे डायरेक्ट जुड़ा है, बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ते ही क्या हो गया, भविष्य जुड़ गया है ना, भारत का भविष्य जुड़ गया इसमें, क्योंकि बच्चे ही तो भारत का भविष्य है, और फिर वो गरीब बच्चे हैं जो उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, भारत में स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चुनौतियां हैं। ठीक, उसके अलावा आगे देखते हैं, आगे की राह वही जो हमने अभी इम्प्लीमेंटेशन वाली बात करी, कार्यान्वयन वाली बात करी। ये जो बेहतर कार्यान्वयन और बेहतर नीतियां जब तक नहीं बनेंगी तब तक इस चीज को टैकल नहीं किया जाता, तब तक इस चीज को पकड़ा नहीं जा पाएगा, प्रॉब्लम को मतलब समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कार्यान्वयन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीतियां तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, समावेशन की आवश्यकता। ठीक है, तो सारी चीज़ों को क्या है कि समाहित करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करना, जितनी पॉलिसी हैं जो इधर उधर बनी हुई हैं उनको क्या है कि एक जगह पे इकट्ठा करना। ठीक, और ज़्यादा लोगों को इसमें इंक्लूड करना। ठीक है, ज़्यादा लोगों को अवेयर करके इस पार्ट में इंक्लूड करना। अनौपचारिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, मतलब देखिए जो ये वाला अनौपचारिक क्षेत्र है इसके पास क्या, इनको नहीं पता होता। ठीक है, तो इनको प्रोत्साहित करना होगा कि ये वाली जो चीज़ें हैं इसको कैसे करना है। ये आप देख पा रहे होंगे, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, हर वो काम जो छोटे कुटर टाइप के जो उद्योग होते हैं उनमें उनसे जो जुड़ा रहता है, जिसमें क्या है जैसे ठेले वाला हो गया है ना, तो इन सबको क्या है कि अगर आप मतलब ये चीज़ जागरूकता है जो उनको फैलानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं। और अगर आपको क्या है कि प्रॉपर, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि यूनिट बढ़ानी होगी, इसमें लिखा है रोजगार की वृद्धि। ठीक है, रोजगार में वृद्धि करनी चाहिए, बिल्कुल करनी होगी, क्योंकि आपको अगर डिसमेंटलिंग यूनिट बढ़ानी है, वो यूनिट जिसमें नष्ट किया जाना है वो बढ़ानी है, तो भाई लोगों को भी तो आपको रोजगार देना होगा ना, तो वो सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भारत में एक्सटेंड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी को निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पेश किया गया? 2019 का सवाल है, ये आपको ही आंसर करना है। ठीक है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1998, पुनर्विनिर्माण, प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम 1999, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011। ठीक है, इनमें से क्या है? ये पुराने साल का आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसके अलावा देखिए इसमें किस तरह के मेंस के सवाल पूछे जा सकते हैं ये भी आपको पता होगा। हर एक छोटी इंफॉर्मेशन जो भी है उससे हमारे लिए क्या काम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है ना, कि हमें किस तरह से सवाल पूछेंगे ये नहीं पता होगा तो फिर जो आपका टॉपिक है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह गया। देखिए इससे क्या पूछा है, भारत में ई वेस्ट की समस्या के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें, इस समस्या का सामना करने वाले कारकों पर चर्चा करें। ठीक है, ये 2 पार्ट में किया हुआ है। तो एक तो आपको ई वेस्ट की समस्या बतानी है, उसके अलावा फिर किस तरह से इसको जो है वो इसका सामना करना है, इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, ये चीज आपको 2 पार्ट में इसको बताना है। ठीक है, इसको आप 10 मार्कर के हिसाब से लिखिए, 10 मार्कर के हिसाब से लिखिए अभी। ठीक है, शुरुआती दौर है। अच्छा, मेंस में कैसे लिखना है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि पूरा क्वेश्चन आप पेपर में लिख लीजिए। पेपर में लिखने के बाद उसके बारे में पूरी रिसर्च आप अभी कर लो। अभी शुरुआती दौर है आपका, तो आप अभी इसके बारे में पूरी रिसर्च कर लो। और जब आप पूरी रिसर्च कर लो फिर सब बंद करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोचो उसके बारे में, और उस खाली पन्ने में जो भी दिमाग में आए वो लिखते चले जाइए। वो सारे पॉइंट जो आपने लिखे होंगे, ठीक है, वो सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, फिर उसके बाद ये देखना है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा पॉइंट है जो इस क्वेश्चन के साथ सूट करेगा। फिर उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, टिक लगा लीजिए, और फिर वापस से पूरा आंसर लिखिए। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो सकता है शुरुआती दौर के बच्चों के लिए। शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत हो, ठीक है, क्योंकि ये अभी आप करेंगे तो हो सकता है कि आधा घंटे के करीब भी लग जाए आपको, तो कोई बात नहीं, शुरुआत में आधा घंटा दीजिए। ठीक है, एक बार आदत हो गई, दिमाग ने एक बार प्रोसेस करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, फिर उसके बाद वो समय जो आपका सोचने वाला था वो कम हो जाएगा और फिर डायरेक्ट आप सीधे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए जैव सुरक्षा पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है और पूरे चांसेस रहते हैं इसके। ठीक है, तो अब जैव सुरक्षा किस पर, आप कार्टेजिना प्रोटोकॉल बता। पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है, इस पर क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन है। ठीक, याद रखिएगा। पीआईसी है ना, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट पर रोटरडैम सम्मेलन है। ठीक, उसके अलावा ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पर बेसल कन्वेंशन है। ठीक, तो ये चारों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चारों आपको याद रखने हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और मुझे आप मेल भी कर सकते हैं om.narayan@studiiq.com पे। टेलीग्राम पे मुझे अगर आपको फॉलो करना है तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ पर आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो @omdvedi007 पर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर its_om_द्विवेदी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।